कहानी की शुरुआत में हमें एक रहस्यमयी दुनिया दिखाई जाती है जहां बेहद खतरनाक मॉन्स्टर्स रहते हैं। उसी डरावनी जगह पर कुछ इंसान फंसे हुए होते हैं। ये सब एक एलियन प्लेनेट पर हो रहा था जहां इंसानों को शिकार बनाने के लिए लाया जाता है। हर कुछ समय बाद ये एलियंस धरती से खतरनाक और स्किल्ड लोगों को उठाकर यहाँ छोड़ देते थे। इन्हीं लोगों में एक था रॉयस, जो एक मर्सिनरी था। उसे भी बिना बताए इस प्लेनेट पर लाया गया था और अब वह अचानक खुद को इस डेडली गेम का हिस्सा पाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह जगह क्या है और यहाँ से जिंदा कैसे निकला जाए। रॉयस अचानक आसमान से हजारों फीट ऊपर गिर रहा होता है। होश आते ही उसे एहसास होता है कि अगर उसने अब भी कुछ नहीं किया तो उसकी मौत तय है। वह तुरंत पैराशूट खोल देता है और आखिरी पल में घने जंगल के पेड़ों पर गिरकर अपनी जान बचा लेता है। कुछ देर बाद जब रॉयस को होश आता है तो वह खुद को एक अजनबी ट्रॉपिकल जंगल में पाता है। वह अभी आसपास देखने ही लगा था कि तभी अचानक एक और आदमी आसमान से नीचे गिरता है। जमीन पर उतरते ही वह घबराकर अपनी बंदूक निकाल लेता है। साफ नजर आ रहा था कि वह डर के मारे पूरी तरह घबराया हुआ है। रॉयस उसे शांत करने की कोशिश करता है लेकिन साथ ही चुपके से अपना हथियार भी तैयार रखता है। तभी अचानक एक तीसरा आदमी बिना पैराशूट के ऊपर से गिरता है और जमीन पर गिरते ही उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर दोनों समझ जाते हैं कि हालात बेहद खतरनाक हैं। धीरे धीरे उनके बीच का तनाव कम होने लगता है लेकिन तभी अचानक चारों तरफ गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। दोनों तुरंत छुप जाते हैं। इस मुश्किल हालत में भी रॉयस घबराने के बजाय समझदारी से काम लेने लगता है। वह बिना आवाज किए चुपचाप हमलावर के पीछे पहुंचता है और उसकी बंदूक छीनकर उसे काबू में कर लेता है। कुछ ही देर में वहां कुल 8 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सभी अलग अलग देशों और बैकग्राउंड से आए थे लेकिन एक चीज सब में कॉमन थी। सबको इसी तरह आसमान से यहाँ गिराया गया था। इनमें रॉयस एक प्रोफेशनल मर्सिनरी था, निकोलाई रूस का स्पेशल फोर्स सैनिक, कुचिलो मेक्सिको का ड्रग कार्टेल सदस्य, इजाबेल इजराइल की स्नाइपर, स्टैंस FBI का वांटेड क्रिमिनल, मोम्बासा अफ्रीका का रेबल लीडर, हांजो जापान का याकूजा सदस्य और एडविन जो देखने में एक साधारण डॉक्टर लगता था। जब सभी अपनी कहानी बताते हैं तो हर कोई हैरान रह जाता है क्योंकि सबके साथ बिल्कुल एक जैसा हुआ था। उन्हें बिना बताए उठाया गया और इस अजनबी जंगल में छोड़ दिया गया। अब धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगता है कि यह कोई साधारण जंगल नहीं बल्कि एक हंटिंग ग्राउंड है और वे सब यहाँ शिकार बनने के लिए लाए गए हैं। अचानक एक अजीब सी रोशनी चमकती है और कुछ देर के लिए सब बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वे खुद को उसी रहस्यमयी जगह पर पाते हैं। सबसे अजीब बात यह थी कि हर किसी के पास उसके काम के हिसाब से हथियार मौजूद था। रॉयस फैसला करता है कि पहले किसी ऊंची जगह पर पहुंचकर यह पता लगाया जाए कि आखिर यह जगह है कहाँ। रास्ते में चलते हुए निकोलाई एक अजीब से पौधे को देखकर रुक जाता है। वह उसे छूने ही वाला होता है कि तभी डॉक्टर एडविन उसे तुरंत रोक देता है। एडविन बताता है कि यह जहरीला पौधा है और इसकी हल्की सी खरोंच भी पूरे शरीर को सुन्न कर सकती है। यह सुनकर निकोलाई उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है और आगे उसकी रक्षा करने का वादा करता है। थोड़ा आगे बढ़ते ही सबको एहसास होता है कि यहाँ का मैग्नेटिक सिस्टम बिल्कुल खराब है। दिशा समझ ही नहीं आ रही थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि 6 घंटे चलने के बाद भी सूरज अपनी जगह से हिला तक नहीं था, जो धरती के नियमों के बिल्कुल खिलाफ था। अब सभी और ज्यादा सतर्क होकर आगे बढ़ने लगते हैं। जंगल के अंदर जाते ही उन्हें एहसास होता है कि यहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि कई खतरनाक ट्रैप और पिंजरे भी लगे हुए हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वो पिंजरे बाहर से नहीं बल्कि अंदर से बंद थे। आगे बढ़ते हुए अचानक एक ट्रैप एक्टिव हो जाता है। इसाबेल लगभग नुकीले कांटों से भरे गड्ढे में गिरने वाली होती है लेकिन रॉयस तुरंत उसे पकड़कर बचा लेता है। इसके बाद सब लोग आसपास ध्यान से जांच करते हैं। तलाशी के दौरान उन्हें एक पुरानी लाश मिलती है जो बेहद बुरी हालत में होती है। ऐसा लग रहा था कि उसे मरे हुए कम से कम 1 हफ्ता हो चुका है। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके शरीर को बेरहमी से टुकड़ों में काटा गया था। रॉयस समझ जाता है कि ये ट्रैप इंसानों के लिए नहीं बल्कि किसी और उससे भी ज्यादा खतरनाक शिकार के लिए लगाए गए हैं। तभी किसी को पेड़ों के ऊपर एक साया दिखाई देता है लेकिन वह पलक झपकते ही गायब हो जाता है। सभी उसे वहम समझकर आगे बढ़ते रहते हैं। जब सब पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं तो वहां का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। आसमान में कई अनजान ग्रह साफ नजर आ रहे होते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि यह धरती नहीं बल्कि कोई दूसरा ग्रह है जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन है। तभी जंगल के अंदर से अचानक जोरदार आवाज सुनाई देती है और सब तुरंत अपनी बंदूकें उस दिशा में तान देते हैं लेकिन घने पेड़ों की वजह से कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। कुछ ही देर बाद जंगल के भीतर एक साया तेजी से इधर उधर भागता दिखता है और उसके साथ डरावनी दहाड़ें भी सुनाई देने लगती हैं। अब सबको समझ आ जाता है कि यह कोई साधारण जानवर नहीं बल्कि एलियन हंटिंग डॉग्स हैं। सभी मिलकर उन पर गोलियां चलाते हैं और कुछ को मार गिराते हैं लेकिन वे झुंड में हमला करते हैं। एक मरता तो दूसरा तुरंत उसकी जगह ले लेता। हालात तेजी से बिगड़ने लगते हैं। इसी बीच वह डरा हुआ डॉक्टर उनका आसान निशाना बन जाता है। वह जान बचाने के लिए भागता है लेकिन भागते भागते गिर पड़ता है। आखिरी समय में इसाबेल अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाती है और पीछा कर रहे जानवर को मार गिराती है। दूसरी तरफ भगोड़ा क्रिमिनल भी भाग रहा होता है लेकिन उस पर एक एलियन डॉग हमला कर देता है। वह किसी तरह चाकू से उसे घायल करता है। तभी मोम्बासा आकर उस जानवर को गोली मार देता है लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि उन जानवरों की संख्या बहुत ज्यादा थी। गोलियां होने के बावजूद सब धीरे धीरे थकने लगे थे।
हालात इतने खराब हो गए कि इसाबेल डॉक्टर को बचाने के लिए उसे पेड़ पर चढ़ा देती है और खुद स्नाइपर लेकर कवर देने लगती है। तभी अचानक उसकी गन जाम हो जाती है। वह बार बार ट्रिगर दबाती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि इसाबेल आखिरी गोली खुद पर चलाने का सोचने लगती है ताकि उन जानवरों के हाथ न लगे। तभी अचानक जंगल में एक सिटी जैसी आवाज गूंजती है। जैसे ही वह आवाज आती है सारे एलियन डॉग्स रुक जाते हैं और फिर एक साथ जंगल की तरफ भाग जाते हैं। रॉयस तुरंत समझ जाता है कि ये जानवर अपने आप हमला नहीं कर रहे थे बल्कि कोई इन्हें कंट्रोल कर रहा था। मतलब असली दुश्मन अभी सामने आया ही नहीं है। वह सबको चेतावनी देता है कि गोलियां संभाल कर इस्तेमाल करो क्योंकि यह तो सिर्फ शुरुआत है। तभी उन्हें एहसास होता है कि कूचिल्लो उनके साथ नहीं है। तभी उन्हें जंगल के अंदर से उसकी मदद के लिए चीखने की आवाज सुनाई देती है। सब लोग सावधानी से उस दिशा में बढ़ते हैं। घने पेड़ों के बीच कूचिल्लो बैठा हुआ दिखाई देता है और मदद मांग रहा होता है। इसाबेल उसकी तरफ बढ़ने लगती है लेकिन रॉयस उसे रोक देता है। उसे शक होता है कि यह दुश्मन का लगाया हुआ जाल हो सकता है। वह टेस्ट करने के लिए एक पत्थर उसकी तरफ फेंकता है और तभी साफ हो जाता है कि मामला सामान्य नहीं है बल्कि यह एक ट्रैप है। थोड़ी देर सोचने के बाद रॉयस फैसला करता है कि कूचिल्लो को वहीं छोड़कर आगे बढ़ना होगा लेकिन इसाबेल ऐसा नहीं चाहती। वह उसे उस हालत में तड़पता छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए मजबूरी में वह स्नाइपर उठाकर उसे दर्द से छुटकारा दे देती है। इसी दौरान सबको महसूस होने लगता है कि इस जगह पर उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। असल में प्रेडेटर्स दूर से उन्हें देख रहे होते हैं। उनके लिए यह पूरा खेल सिर्फ शिकार का मजा लेने जैसा था जहां वे इंसानों को धीरे धीरे डरा कर मारते हैं। रॉयस यह बात समझ जाता है। वह उनका पैटर्न पकड़ लेता है और फैसला करता है कि अब छुपने के बजाय हमला करना चाहिए। वह एलियन डॉग्स के छोड़े हुए पैरों के निशानों का पीछा करता है और आखिरकार सब दुश्मनों के ठिकाने तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। चारों तरफ हड्डियां बिखरी पड़ी होती हैं, सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि कई अलग अलग प्रजातियों की। कुछ लाशों की तो खाल उतारकर सजावट की तरह टांगा गया होता है। तभी उनकी नजर एक अजीब से क्रिएचर पर पड़ती है जो जंजीरों से बंधा हुआ था। निकोलाई उत्सुकता में उसके पास जाने लगता है लेकिन तभी पता चलता है कि वह अभी भी जिंदा है। इसाबेल तुरंत सबको वहां से निकलने के लिए कहती है क्योंकि वह जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थी। तभी अचानक हमला हो जाता है। मोम्बासा को एक साथ 3 भाले आकर लगते हैं और वह वहीं गिर पड़ता है। ये देख रॉयस तुरंत बाहर निकलता है और चारों तरफ गोलीबारी शुरू कर देता है। धुएं के बीच उन्हें प्रेडेटर का साया दिखाई देने लगता है। अब सबको समझ आ जाता है कि असली दुश्मन सामने आ चुका है। सभी लोग गोली चलाते हुए पीछे हटने लगते हैं। रॉयस और निकोलाई पीछे रुककर बाकी लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन प्रेडेटर के पास बेहद एडवांस हथियार होते हैं। उनके प्लाज्मा कैनन के सामने इंसानों की बंदूकें बहुत कमजोर पड़ रही थीं। निकोलाई पूरी ताकत से मुकाबला करता है लेकिन साफ था कि सीधी लड़ाई में जीतना लगभग नामुमकिन है। आखिरकार सबको पीछे हटकर भागना पड़ता है लेकिन पीछा करते हुए वह तेज ढलान से फिसलकर नीचे गिर जाते हैं और सीधे एक झील में जा गिरते हैं। किसी तरह वह उन प्रेडेटर से तो बच निकलते हैं लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उन्हें जानबूझकर भागने दिया गया है। दरअसल प्रेडेटर्स पहले से ही उनकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे। थोड़ी देर बाद वे प्रेडेटर्स अपनी असली शक्ल में सामने आते हैं। 3 बेहद खतरनाक प्रेडेटर जो इस पूरे खेल को चला रहे थे। सबसे अजीब बात यह थी कि वे तुरंत हमला नहीं करते बल्कि जानबूझकर अपने शिकार को जिंदा छोड़ देते ताकि खेल लंबा चलता रहे। लेकिन रॉयस और उसकी टीम हार मानने वालों में से नहीं थी। जैसे ही उन्हें दुश्मनों के तरीके समझ आते हैं वे खुद पलटवार की योजना बनाते हैं। जंगल में जाल बिछाया जाता है और डॉक्टर एडविन को चारे की तरह आगे भेजा जाता है ताकि प्रेडेटर बाहर आए। मगर उनका प्लान उलटा पड़ जाता है और वहाँ एक अजीब सा दूसरा जीव सामने आ जाता है। लेकिन सही समय पर इसाबेल उसे गोली मार देती है और सभी मिलकर उसे खत्म कर देते हैं। बाद में पता चलता है कि वह भी शायद उन्हीं की तरह इस ग्रह पर लाया गया कोई शिकार था। लेकिन जब इसाबेल गोलियों के निशान चेक करती है तो उसे एहसास होता है कि असली हमला किसी और ने किया था, यानी आसपास कोई और भी मौजूद था। कुछ देर बाद एक आदमी उनके सामने आता है जिसे इस ग्रह के बारे में काफी जानकारी होती है। वह सबको एक छुपे हुए ठिकाने पर ले जाता है जो एक स्पेसशिप से बनाया गया था। वहाँ वह अपना नाम नोलन बताता है। वह कहता है कि उसे भी कई साल पहले यहाँ लाया गया था। उसने कई बार इन प्रेडेटर्स से लड़ाई की है और उनके हथियार भी हासिल किए हैं लेकिन फिर भी वह इस ग्रह से भाग नहीं पाया। उसकी बातें सुनकर सबकी उम्मीदें टूट जाती हैं और फिर वे कुछ देर आराम करने का फैसला करते हैं। लेकिन असली धोखा यहीं छुपा हुआ था। अचानक कमरे में धुआं भरने लगता है। तब पता चलता है कि नोलन ही उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था ताकि वह उनके हथियार और सामान अपने पास रख सके। सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और हालात फिर से बेहद खतरनाक बन जाते हैं। तभी रॉयस को एहसास होता है कि इस ग्रह पर सिर्फ प्रेडेटर्स ही नहीं बल्कि इंसान भी एक दूसरे के लिए खतरा बन चुके हैं। रॉयस समझ जाता है कि यहाँ से सीधे निकल पाना आसान नहीं है, इसलिए वह फायरिंग शुरू कर देता है ताकि गोलियों की आवाज बाहर तक पहुंचे। गोलियों की गूंज सच में प्रेडेटर का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। ये देखकर नोलन डर जाता है और वहां से भागने लगता है लेकिन कुछ ही दूर जाकर उसका सामना सीधे एक प्रेडेटर से हो जाता है। दूसरी तरफ प्रेडेटर धीरे धीरे बाकी लोगों के पास पहुंचता है मगर वह तुरंत हमला नहीं करता। वह उन्हें ऐसे भागने देता है जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेल रही हो। भागते वक्त डॉक्टर टीम से अलग हो जाता है और अकेला
प्रेडेटर के सामने आ जाता है। डर के मारे वह अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन तभी निकोलाई उसे बचाने के लिए आ जाता है और दोनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वे गलत दिशा में चले जाते हैं और आगे जाकर फंस जाते हैं। तभी पीछे से प्रेडेटर आ जाता है और एक ही वार में वह निकोलाई को मार गिराता है। डॉक्टर यह सब अपनी आंखों के सामने देखता है, मगर डर की वजह से उसे वहीं छोड़कर भाग जाता है। इसी दौरान पता चलता है कि निकोलाई ने आखिरी पल में ग्रेनेड की पिन खींच दी थी, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और दोनों वहीं खत्म हो जाते हैं। इस बलिदान की वजह से बाकी लोग उस प्रेडेटर से बच जाते हैं, लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। तभी दूसरा प्रेडेटर सामने आ जाता है और सीधे रॉयस को निशाना बनाता है। उसी समय स्टैंस बिना कुछ सोचे उस पर टूट पड़ता है और अपने साथियों को भागने का मौका दे देता है, लेकिन इसी चक्कर में खुद मारा जाता है। अब हालात और भी खराब हो चुके थे, क्योंकि बचे हुए लोग पूरी तरह थक चुके थे और प्रेडेटर लगातार उनका पीछा कर रहे थे। तभी हांजो अचानक रुक जाता है और बाकी सबको आगे बढ़ने के लिए कहता है। वह खुद पीछे रह जाता है, शांत होकर गहरी सांस लेता है और अपनी तलवार निकाल लेता है। उसका इरादा साफ था, वह अकेले प्रेडेटर का सामना करने वाला था। उसकी हिम्मत देखकर प्रेडेटर भी रुक जाता है, जैसे वह इस लड़ाई को सम्मान की जंग मान रहा हो। यहीं से एक खामोश लेकिन बेहद खतरनाक मुकाबला शुरू होता है। हांजो और प्रेडेटर के बीच सीधी भिड़ंत होती है। ताकत में कमजोर होने के बावजूद हांजो बिल्कुल नहीं डरता। लड़ाई के दौरान उसकी पीठ पर गहरी चोट लगती है, लेकिन वह फिर भी डटा रहता है। धीरे धीरे वह प्रेडेटर की चाल समझ जाता है और सही मौका देखकर जोरदार वार करता है। आखिरकार वह प्रेडेटर को मार गिराता है, लेकिन खुद भी बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ता है। ये जीत उसकी जान ले लेती है, लेकिन वह एक सच्चे योद्धा की तरह अपनी इज्जत बचाकर मरता है। दूसरी तरफ भागते हुए डॉक्टर गलती से एक जाल में फंस जाता है। रॉयस हालात देखकर फैसला करता है कि उसे छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वह जाल मारने के लिए नहीं बल्कि शिकार को धीमा करने के लिए बनाया गया था। अब रॉयस के दिमाग में एक नया प्लान आता है। वह सोचता है कि या तो डॉक्टर को वहीं छोड़ दिया जाए या फिर उसे चारे की तरह इस्तेमाल किया जाए ताकि प्रेडेटर का ध्यान बंट सके, लेकिन इजाबेल यह बात मानने से साफ इनकार कर देती है। आखिरकार रॉयस मजबूर होकर अकेला आगे बढ़ जाता है, जबकि इजाबेल डॉक्टर को बचाने की कोशिश करती रहती है। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद वह खुद भी एक जाल में फंस जाती है और हवा में लटक जाती है। इसी दौरान रॉयस प्रेडेटर के बेस तक पहुंच जाता है, जहां उसे एक बंदी प्रेडेटर दिखाई देता है, जो पिछली लड़ाई में घायल हो चुका था। रॉयस उससे एक सौदा करता है। वह कहता है कि अगर वह उसे आजाद कर दे तो बदले में उसे धरती पर वापस भेज दिया जाए। प्रेडेटर उसकी बात समझ जाता है और मान जाता है। फिर रॉयस उसकी बेड़ियां काटकर उसे आजाद कर देता है। आजाद होते ही वह प्रेडेटर अपना वादा निभाता है और स्पेसशिप चालू करके उसका रास्ता धरती की तरफ सेट कर देता है। लेकिन तभी वहाँ एक दूसरा प्रेडेटर पहुंच जाता है और दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। रॉयस ये देखकर समझ जाता है कि अब यहाँ रुकना मौत को बुलावा देना होगा, इसलिए वह तुरंत स्पेसशिप की तरफ भागने लगता है। पीछे दोनों खतरनाक प्रेडेटर एक दूसरे से भिड़े रहते हैं और लड़ाई का नतीजा अभी भी साफ नहीं होता। अब रॉयस की आखिरी उम्मीद उसी स्पेसशिप से जुड़ी होती है। घायल प्रेडेटर पूरी ताकत लगाकर अपने दुश्मन पर हमला करता है और कुछ देर के लिए उसे गिरा देता है, लेकिन दूसरा प्रेडेटर नियम तोड़ते हुए अपना प्लाज्मा हथियार इस्तेमाल कर देता है और उस पर जोरदार हमला करता है। मजबूर होकर घायल प्रेडेटर छिपने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी होती है कि वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। आखिरकार दूसरा प्रेडेटर उसे बेरहमी से मार डालता है और जीतते ही तुरंत रॉयस के पीछे निकल पड़ता है। लेकिन रॉयस स्पेसशिप तक पहुंच जाता है और वह उड़ान भरने ही वाला होता है कि प्रेडेटर दूर से ही उस स्पेसशिप को उड़ा देता है। एक ही पल में रॉयस की धरती पर लौटने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। उधर गड्ढे में फंसे डॉक्टर और इजाबेल के बीच हालात अचानक बदल जाते हैं। डॉक्टर अचानक इजाबेल पर हमला कर देता है और जहरीली छुरी से उसे घायल कर देता है। तभी सच्चाई सामने आती है। वह कोई मासूम इंसान नहीं बल्कि एक साइको किलर था, जिसे उसकी असली फितरत की वजह से इस ग्रह पर लाया गया था। डॉक्टर का इरादा इजाबेल को मारकर प्रेडेटर को खुश करना था, ताकि वह खुद जिंदा बच सके और इस ग्रह पर जिंदा रह सके। लेकिन जैसे ही डॉक्टर इजाबेल को खत्म करने वाला होता है, तभी रॉयस वापस आ जाता है। तब पता चलता है कि रॉयस उस स्पेसशिप में बैठा ही नहीं था। अब तक रॉयस समझ चुका था कि असली खतरा प्रेडेटर नहीं बल्कि यह चालाक डॉक्टर है, लेकिन वह ऐसा दिखाता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। फिर वह दोनों को गड्ढे से बाहर निकालता है, डॉक्टर का भरोसा जीतता है और मौका मिलते ही उस पर हमला कर उसे मार देता है। फिर वह डॉक्टर को चारे की तरह इस्तेमाल करता है और प्रेडेटर का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद प्रेडेटर वापस आता है और अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से डॉक्टर को ढूंढ लेता है। बिना समय गंवाए वह उसे मार देता है, लेकिन उसी पल रॉयस का लगाया हुआ जाल एक्टिव हो जाता है। जोरदार धमाका होता है और प्रेडेटर दूर जा गिरता है। फिर भी वह मरता नहीं बल्कि गुस्से में दोबारा उठ खड़ा होता है। अब आखिरी और सबसे खतरनाक मुकाबला शुरू होने वाला था। रॉयस समझ जाता है कि ताकत के दम पर वह इस दुश्मन को नहीं हरा सकता, इसलिए वह अपने पूरे शरीर पर मिट्टी लगा लेता है ताकि प्रेडेटर की हीट विजन उसे पहचान न सके। इसके बाद वह आसपास आग लगा देता है, जिससे माहौल और ज्यादा गर्म और धुंधला हो जाता है। कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि उसकी यह चाल काम कर गई है, लेकिन प्रेडेटर का आर्मर इतना मजबूत होता है कि रॉयस के हमलों का उस पर कोई खास असर नहीं पड़ता। थक कर रॉयस एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। घर प्रेडेटर अपने एडवांस मास्क से रॉयस की धड़कन पकड़ लेता है। अगले ही पल वह अचानक हमला कर देता है। रॉयस किसी तरह
प्लाज्मा शॉट से बच जाता है, लेकिन अब वह बुरी तरह घायल हो चुका था। प्रेडेटर उसे पकड़कर हवा में फेंक देता है और बेरहमी से पीटने लगता है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि रॉयस के लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है और उसकी हार लगभग तय लगने लगती है। तभी जब प्रेडेटर आखिरी वार करने वाला होता है, उसी समय इजाबेल, जो अभी तक जिंदा थी, अपनी बची हुई ताकत जुटाकर स्नाइपर से निशाना लगाती है और गोली चला देती है। यह हमला प्रेडेटर को कुछ पल के लिए रोक देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर रॉयस अचानक उठ खड़ा होता है। वह कुल्हाड़ी पकड़ता है और पूरी ताकत से प्रेडेटर पर पलटवार कर देता है। इस बार उसका वार बेहद घातक होता है। प्रेडेटर संभल नहीं पाता और पीछे की तरफ गिर जाता है। अब लड़ाई का रुख बदल चुका होता है और पहली बार ऐसा लगता है कि इंसान भी इस खतरनाक शिकारी को टक्कर दे सकता है। प्रेडेटर जमीन पर गिरते ही दोबारा उठने की कोशिश करता है, लेकिन रॉयस उसे मौका नहीं देता। वह लगातार उस पर वार करता रहता है, इतनी तेजी से कि प्रेडेटर संभल भी नहीं पाता। कुछ ही पलों में वह बुरी तरह घायल हो जाता है। अपनी आखिरी ताकत जुटाकर वह रॉयस को घूरता है और जोर से दहाड़ता है, जैसे मरने से पहले आखिरी बार अपनी ताकत दिखाना चाहता हो। लेकिन अगले ही पल वह जमीन पर गिर जाता है और इस बार हमेशा के लिए शांत हो जाता है। खतरनाक लड़ाई के बाद आखिरकार रॉयस और इजाबेल को राहत का एक पल मिलता है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, जैसे कोई बड़ा तूफान गुजर चुका हो। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर तक नहीं टिकता। अगली सुबह जब दोनों आसमान की तरफ देखते हैं तो उनकी उम्मीदें फिर से हिल जाती हैं। आसमान में दोबारा पैराशूट्स दिखाई देते हैं। इसका मतलब साफ था, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। नए लोगों को फिर से इस शिकार के मैदान में उतारा जा रहा था, यानी यहाँ और भी प्रेडेटर मौजूद थे। ये एक ऐसा चक्र था जो शायद कभी खत्म नहीं होने वाला था। लेकिन इस बार फर्क यह था कि रॉयस और इजाबेल पहले जैसे नहीं रहे। अब उन्हें दुश्मन के तरीके समझ आ चुके थे। अब वे सिर्फ शिकार नहीं बल्कि मुकाबला करने वाले योद्धा बन चुके थे। इसी के साथ हमारी यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।